हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉप एशिया में। आज बात करने वाले हैं बैंक एग्ज़ाम के बारे में। क्या क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सारी चीज़ डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए सेलेक्टेड कैंडिडेट भाई हैं जो बैंक में पोस्टेड हैं, तो जानेंगे इनसे किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की, क्या क्या चीज़ फॉलो किया, सारी चीज़ डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। माई सेल्फ पुष्पांका जैन and I am postgraduate in political science and presently I am working in Canara Bank New Market Yard हाथरस। सर जो बैंक का एग्ज़ाम है कितने स्टेज में कंप्लीट होता है? बेसिकली बैंक का एग्ज़ाम जो है इनिशियल स्टेज में वो एक ही स्टेज होती थी, मेन एग्ज़ाम्स, बट उसके बाद में ये दो स्टेज में हो गया है, प्री एग्ज़ाम्स और मेन एग्ज़ाम्स। सर जो प्री एग्ज़ाम है कितने सब्जेक्ट आते हैं उसमें? प्री एग्ज़ाम्स में केवल 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। कितने नंबर का आता है सर? जो इंग्लिश है वो 30 मार्क्स का आता है और मैथ्स और रीजनिंग 35 मार्क्स के आते हैं, और जिसके लिए हमें 20 मिनट्स दिए जाते हैं, मतलब टोटल 1 घंटे का एग्जाम्स होता है। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन और 100 नंबर 60 मिनट। जी जी जी। ठीक है सर। तो सर आपने जैसे बताया इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट ही आते हैं। तो सर इंग्लिश एक सब्जेक्ट ऐसा है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश से थोड़े से डरे हुए रहते हैं, किस तरीके से इंग्लिश एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, इंग्लिश पेपर के लिए? बेसिकली क्या है कि इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम से रहते हैं उनके लिए तो ईजी होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बट हिंदी मीडियम वाले थोड़ा घबराए इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका इंग्लिश से शुरू से ही एक डर सा बना रहता है। बट इंग्लिश का डर जो दूर करने के लिए सबसे पहले उनको अपनी वोकैब तैयारी करनी होती है, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए इजी उनको रहे। तो कुछ पर्टिकुलर्स बुक्स वगैरह आती हैं वो पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और वो जनरल मतलब वे ऑफ टॉकिंग में इंग्लिश को अपना प्रेफर सब्जेक्ट अगर चुनेंगे तो उनके लिए इजी रहेगी। और कहने का मतलब ये है कि जनरल वे में हम जैसे हिंदी यूज़ करते हैं, अगर हम इंग्लिश यूज़ करने लग जाएं तो हम ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि हम इंग्लिश जल्दी समझ भी पाएंगे और एग्ज़ाम्स में हमें इजी रहेगी। ठीक है। तो सर आपने जैसे बताया इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, इससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा काफ़ी अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो सर इसके लिए इंग्लिश के लिए जो स्टूडेंट हैं जो बुक्स भी पढ़ना चाहते हैं, कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए उनके लिए? अच्छा, इंग्लिश के लिए वैसे तो जनरली अपना आजकल मोबाइल्स ऐप चल रहे हैं काफ़ी, तो मोबाइल ऐप को भी रेफ़र कर सकते हैं। बट बुक्स के लिए मैं कहूँगा एक नीतू सिंह जी की बुक आती है जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और मैंने खुद भी उसको प्रेफर किया है और लोगों को रेफ़र भी करता हूँ, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को आसानी रहे। ठीक है सर। सर दूसरा सब्जेक्ट है मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। मैथ सब्जेक्ट में जितना हम पढ़ते हैं उतना इंटरेस्ट डेवलप होता है, लेकिन फिर भी उसमें नंबर अच्छे ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं अधिकतर स्टूडेंट। तो मैथ सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें? मैथ्स, देखिए मैथ्स क्या होता है कि मैथ्स जनरली क्या होता है, बचपन में जिसकी स्ट्रांग हो जाती है वो लाइफ टाइम स्ट्रांग रहती है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। बट ऐसा नहीं है कि अगर जिसकी लाइफ टाइम स्ट्रांग है और जिसकी नहीं है तो वो एग्ज़ाम की तैयारी ना करे, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए कुछ बुक्स आती हैं, और मैथ्स एक कंटिन्यूटी हम प्रैक्टिस के ऊपर होता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मैथ्स जो होती है प्रैक्टिस मांगती है, तो कुछ बुक्स भी आती हैं जैसे RS अग्रवाल की मैंने खुद पढ़ी हुई है, और जनरली मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। तो अगर कोई भी प्रैक्टिस करेगा तो मेरे को नहीं लगता कि मैथ्स इट्स ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इट्स ए वेरी इजी सब्जेक्ट। और सर दूसरा चीज़ है एक रीजनिंग के लिए जी, और रीजनिंग के लिए कोई बुक प्रेफर करना चाहिए या प्रीवियस पेपर सफिशिएंट है? रीजनिंग के लिए, रीजनिंग तो हमारा खुद का दिमाग होता है, सभी जानते हैं। रीजनिंग आपकी सोचने की क्षमता, रीजनिंग का मतलब रीज़न से बनी हुई है। रीजनिंग तार्किक क्षमता आपकी कितनी है, आपको कितना लॉजिक आता है, किसी चीज़ में आप कितना लॉजिक लगाते हैं, वो हमारे इनर हार्ट से निकलती है, इनर माइंड से निकलती है। तो कहने का मतलब ये रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आती है, लेकिन उसके लिए दिमाग हमें खुद का लगाना पड़ता है। तो वो तो पर्टिकुलर मैन की एक्यूरेसी के ऊपर होता है। सब्जेक्ट है जैसे मशीन इनपुट सब्जेक्ट है, और क्या कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो रीजनिंग में, हाँ, ब्लड रिलेशंस हैं। तो अब क्या है कि समझने के ऊपर है, किसी को मामा का ताया का लड़का ऐसे करके बता दिया तो कोई जल्दी समझ पाता है, कोई देर में समझ पाता है। अब समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल लाइफ में गुजरना पड़ता है। तो कहने का मतलब अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में गुजरेंगे तो रीजनिंग हमारे लिए बेस्ट सब्जेक्ट है, जो कि स्कोर कर सकते हैं हम, अगर समझ में आ गई तो, और समझ में नहीं आई तो वही स्कोर डाउन भी कर देती है।
ठीक है सर। सर आपने प्री एग्ज़ाम के तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताया और सभी बुक्स के बारे में बता दिया। तो बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। जो मेंस एग्ज़ाम कह सकते हैं इसी पर हमारा एक नौकरी का डिपेंडेबल होती है। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर का मेंस एग्ज़ाम पेपर आता है? देखिए प्रेजेंटली मेंस एग्ज़ाम्स में अभी 4 ही एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं। पहले टाइम पे 5 लिए जाते थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से कंप्यूटर हटा दिया गया है। तो 4 एग्ज़ाम्स में वही 4 सब्जेक्ट सर? हाँ, 4 एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं। तो एक तो जनरल अवेयरनेस हो गया। जनरल अवेयरनेस है जिसमें कि आपकी जीके हो गई और उसमें बैंक से रिलेटेड आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बैंक के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर दूसरा हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट्स, मैथ सब्जेक्ट्स और एक रीजनिंग सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं और आई थिंक प्रेजेंटली ये 190 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 200 जो उसका मार्क्स नंबर 200 मार्क्स का होता है और 160 मिनट है। 160 मिनट्स हैं लगभग। और कहने का मतलब है 4 एग्ज़ाम्स होते हैं और ईच बैंकिंग एग्ज़ाम में ये चीज़ कंपलसरी है कि आपको ईच सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। मतलब सभी सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना जरूरी है। जी, ईच सब्जेक्ट में आपको क्वालिफिकेशंस आपकी ज़रूरी है, तभी आप बैंक का एग्ज़ाम टोटल क्लियर कर पाएंगे। सर जैसे आपने बताया जीएस एंड आपके बैंकिंग प्रणाली से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है और उधर बैंकिंग का भी है। तो सर ये जीएस के लिए हम कैसे प्रिपेयर रहें और करंट अफेयर्स डेली नोट डाउन करना चाहिए या मंथली कोई मैगजीन पढ़ना चाहिए? जीएस के लिए देखिए जनरल अवेयरनेस एक प्रकार जनरल नॉलेज का मतलब ही यही होता है कि 3 स्टेज में हम जनरल नॉलेज को कह सकते हैं। कहते हैं प्राचीन और प्रेजेंट्स और इन फ्यूचर में भी क्या होने वाला। काफ़ी क्वेश्चंस इन फ्यूचर के भी पूछे जाते हैं। तो हम जीके के लिए ये नहीं कहते जीके इज़ द वास्ट नॉलेज सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब ये नहीं कह सकते कि हम पर्टिकुलर एक एरिया में स्टडी करके हम एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो जीके अगर हम ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं, प्राचीन भी पढ़ रहे हैं, नॉर्मल भी पढ़ रहे हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं। जोग्राफिकल होती है, हिस्टोरिकल होती है, उसमें क्या कहते हैं बैंकिंग के बारे में नॉलेज अलग होती है। मतलब जीके इज़ द टोटल्स यूनिवर्सल कह सकते हैं, यूनिवर्सल क्वेश्चंस आते हैं उसमें। आप ये नहीं कह सकते कि आर्यभट्ट के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम शेक्सपियर के बारे में नहीं पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब जीके के लिए हम जितना न्यूज़पेपर रीडिंग्स करें, जीके की बुक्स रेफ़र करें। एंड मैंने तो काफ़ी ऐप्स पढ़े हुए हैं, मैंने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करता था, वो पढ़े हुए हैं। तो मतलब नंबर ऑफ़ थिंग्स हैं जो जीके को पर डे हर चीज़ में, बातचीत में और किसी भी चीज़ में हम जीके गेन कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ के हम जीके का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमको कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। हर सब्जेक्ट मतलब प्रीवियस पेपर्स को भी फॉलो करना है और करंट अफेयर्स को भी फॉलो करना है, जोग्राफिकल, बायोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, किसी भी सब्जेक्ट को ध्यान से देना है, हमें ध्यान से पढ़ना है, तो ही हम जीके क्लियर कर सकते हैं। और साथ में बैंकिंग का एग्ज़ाम्स है तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी भी हमें आनी चाहिए, जिससे कि हम एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है सर। सर करंट अफेयर्स के बारे में स्टूडेंट रहते हैं, अब करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज जाता है एग्ज़ाम में, तो करंट अफेयर्स हमें डेली नोट डाउन करते रहना चाहिए या कोई मैगजीन पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर्स बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, डेली नोट डाउन भी करना चाहिए। वैसे तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप डेली नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी हैबिट्स है। बट क्या है कि टाइम बचाने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कभी कभी, क्योंकि हमारे पास और भी सब्जेक्ट रहते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए अगर आप नोट डाउन न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं और नोट डाउन साथ में कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप नहीं टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप न्यू ऐप्स आते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, या न्यू बुक्स आती हैं, करंट अफेयर्स की भी बुक्स आती हैं, शॉर्ट्स नोट्स की भी बुक्स आती हैं, काफ़ी कुछ है। मतलब आप मटेरियल जिससे कि आप उसको ही पढ़ने में ही आप टाइम निकालें तो बहुत बड़ी बात है। बट दैट इज़ वेरी गुड कि हम डेली नोट करें, वो भी अच्छी बात है। और कंटिन्यूटी हमें बुक्स तो रेफ़र करनी ही पड़ेंगी और ऐप्स रेफ़र करने पड़ेंगे सो दैट कि हम एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें। ठीक है सर। दूसरा चीज़ है जो मेंस एग्ज़ाम में भी इंग्लिश आती है, तो प्री एग्ज़ाम में भी जो इंग्लिश आती है उसके लिए वही बुक फॉलो करना है कि कुछ अलग ही फॉलो करना है उसके लिए? बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो वही बुक्स जैसे कि मैंने बताया था नीतू सिंह जी के लिए, उनकी बुक्स हिंदी मीडियम्स वालों को काफ़ी समझ में आती हैं, क्योंकि उनकी वोकैब्स भी है वो एकदम नॉर्मल और मतलब सही लैंग्वेज में सही तरीके से प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है। आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड बुक्स एंड मेन एग्ज़ाम्स में भी आप उसी को रेफ़र कर सकते हैं।
तो गाइस जो भी सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश है या मैथ है जो मेंस एग्जाम में आता है तो उसके लिए वही सेम अपना मटेरियल यूज करना है जो प्री एग्जाम में हम लोग करते हैं। ठीक है सर, दूसरा इसमें चीज़ है आपके मेंस एग्जाम में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम्स में पहले कंप्यूटर का एग्ज़ाम्स होता था, लेकिन फ़िलहाल अभी कंप्यूटर्स का एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा है और आई थिंक इस समय नहीं पूछे आ रहे हैं मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं शायद रीजनिंग्स में आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने तो पहले एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं तो कंप्यूटर्स का अलग होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ तक नॉलेज है कुछ कम क्वेश्चंस पूछे थे रीजनिंग के साथ में, उसको कोलैबोरेट किया गया है तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ 5-10 आ जाते हैं आई थिंक। ठीक है, तो सर ये आपके प्री एग्ज़ाम के लिए मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस पेपर काफ़ी हेल्प करते हैं। एग्ज़ाम का एक लेवल पता चल जाता है प्रीवियस पेपर से, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उससे प्रीवियस पेपर से हमें हेल्प मिलती है। कितने साल तक का प्रीवियस पेपर हमें एक स्टूडेंट को, बिगनर स्टूडेंट को लगा लेना चाहिए? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम, सबसे बड़ी बात होती है पैटर्न। आज से आप 5 साल पुराना जाएंगे तो पैटर्न कुछ और था। वहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर आपको एक कंबाइंड टाइम दिया जाता था, उसमें आप कोई भी एग्ज़ाम्स को जल्दी ख़त्म कर सकते। जैसे जनरल अवेयरनेस है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप हिट करते हैं और अपने टाइम को बचाते थे। जैसे सपोज़ आपको उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं तो 40 क्वेश्चन आपको हिट करने में 10 मिनट्स लगते हैं, तो आप 30 मिनट्स बचा लेते थे, उस 30 मिनट्स को आप मैथ्स में देते थे। लेकिन टाइम चेंज के जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती है, तो लास्ट जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न कब से स्टार्ट हुआ है, वहाँ से हमको प्रिपरेशन तैयारी करनी चाहिए अपनी। सपोज़ कि अभी ये हर ई सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम फिक्स कर दिया गया कि इतने टाइम पे यही सब्जेक्ट होगा, उसके पहले ना आप उसको ख़त्म कर सकते हैं और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरा चालू नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमको प्रीवियस एग्ज़ाम जहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम अगर रेफ़र करेंगे तो हमें एग्ज़ाम्स में क्लियर करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो गाइस सर ने सभी चीज़ों के बारे में करके डिस्कस किया है, बुक्स हो, प्रीवियस पेपर हो। ठीक है, जो सर ने बुक्स बताई आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। सर आपने बैंक के एग्ज़ाम के लिए कोई कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी की थी? बेसिकली बताएं तो सेल्फ स्टडी भी की थी और कोचिंग से कुछ हमने मार्गदर्शन के लिए महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन की थी। बट आपका सेल्फ स्टडी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और अपने से सीनियर्स और गुरुजनों का सपोर्ट रहे और साथ रहे तो ज़्यादा आप जल्दी से अपने एम को अचीव कर सकते हैं। जैसे सर कोचिंग तो एक डायरेक्शन देती है, स्ट्रगल तो स्वयं करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। स्ट्रगल जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए दिशा निर्देश आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको डायरेक्शन ना दिया जाए तो आप किसी भी एम को अचीव करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। अगर आपको जल्दी अचीव करना है तो हमें किसी ना किसी का सपोर्ट तो चाहिए ही रहता है, सो दैट कि हम अपने एम को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। तो गाइज अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग हो या सेल्फ स्टडी करो आपको स्ट्रगल खुद करना पड़ेगा। कोचिंग तो आप सिर्फ आपको डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है, गाइडलाइंस देती है, जो चीज़ आपको नहीं पता है आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को काफ़ी फैसिलिटेट करती है, बाद बाकी स्ट्रगल आपको स्वयं करना पड़ता है। ठीक है, तो सर आपने बहुत सारी प्रिपरेशन की एंड आपने अदर भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड की हैं, तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं क्रेडिट के लिए तो अपने माँ बाप के आशीर्वाद को कहना चाहता हूँ कि उनकी आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से और ईश्वर की कृपा से, और फिर जो मेरे सपोर्टिव हैं, चाहे वो मेरा फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे भाई हों, चाहे मेरी सिस्टर्स हों, सभी जो हमारे साथ में, हम सभी को क्रेडिट देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे अकेले से कोई भी चीज़ होती है, सबकी दुआएं साथ में होती हैं और हमारी साथ में मेहनत होती है। तो बिल्कुल मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं इसी के साथ मतलब यही कहना चाहता हूँ कि सबका सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है सर, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डिसअपॉइंटेड भी रहते हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर भी है, बहुत सारे प्रेशर उनके पास इम्प्लीमेंट हैं, तो उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रेशर तो लाइफ में आता जाता रहता है, बट आपको हार कभी नहीं माननी है, गिव अप कभी नहीं करना है। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो सक्सेस आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। किसी को जल्दी मिलती है तो किसी को देर में मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है, बट नेवर गिव अप। ठीक है, तो सर ने जैसे बताया है कभी हार नहीं मानना है। ठीक है, अपने स्ट्रगल को बनाए रखना है, प्रिपरेशन आप करते रहना है और एक दिन आपका जरूर सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, तो सर को जैसे बता दूं, सर पुष्पांकर जैन सर हैं जो कैनरा बैंक में सेलेक्टेड हैं और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एंड
व्यूवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका ये सारा संदेश मैसेज। तो चलेंगे गाइस, मिलेंगे जल्दी कोई नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो जितने आपके एग्जाम आ रहे हैं तो सभी के करके वीडियो लेके आऊँगा। और जो बैंक का जो सिलेबस है, बैंक क्लर्क का जो सिलेबस है, मैं आपके टेलीग्राम चैनल लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और जितनी भी अपकमिंग एग्जाम आएंगे मैं सभी के करके वीडियो लेके आऊँगा। चलते हैं गाइस, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे फर्स्ट बार विजिट की हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहूँगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।